हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इससे पीछे के जो वीडियो है, हमारी लेक्चर है, उसमें आपने गॉस थ्योरम पढ़ी, गॉस लॉ क्या होता है। उससे पहले आपने फ्लक्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब हमें निकालने हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, यानी इसका यूजेस जो हमने गॉस लॉ अभी सीखा है, इसका यूजेस, इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने में जो है हमारी बहुत मदद करता है। जो गॉस लॉ है, गॉस की जो थ्योरम थी, कल मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बहुत आसान तरीके से, बहुत कम काम करते हुए आसानी से हमें जो है फ्लक्स बता देता है कि टोटल फ्लक्स क्या है। अगर किसी भी कोई भी हमारी जो है शेप है और उससे जैसे एसोसिएटेड करंट हमें मालूम है, एसोसिएटेड करंट कितना है, उससे परिबद्ध करंट कितना है, तो उसको हमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है और सीधा फ्लक्स हमें मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत कम काम करते हुए ये हमें टोटल फ्लक्स बता देता है। तो यहां से हम इसके यूजेस शुरू करते हैं। तो पहला यूजेस है कि हमारे पास क्या है, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है और उसके निकट जो है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी हमारे पास हमें क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यानी हमारे पास क्या है कि इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है। अगर मैं यहां पर बनाऊं, ये इस तरह से, ये इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, ये एक समान रूप से आवेशित है। ये एक इनफाइनाइट लेंथ का हमारे पास क्या है, एक वायर है। इनफाइनाइट लेंथ है तो इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं, ये इस तरह से इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है और ये क्या है, एक समान रूप से आवेशित है। ये इस तरह से एक समान रूप से आवेशित है। तो ये मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ये पॉजिटिवली चार्ज है। और इसके नियर, माना यहां पर कोई पॉइंट है P, माना वो R डिस्टेंस पर है और यहां पर एक बिंदु P है जहां पर मुझे क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये नहीं है कि ये जो है बिल्कुल आसमान से अर्थ तक है, ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब है कि ये जो पॉइंट है, ये इसकी डिस्टेंस कितने r है, तो इस r के कंपैरेटिवली ये बहुत लंबा है, बहुत लॉन्ग है। इसके तुलना में, इस डिस्टेंस की तुलना में ये बहुत लंबा है। तो इनफाइनाइटली वायर का मतलब ये है, ये अनंत लंबाई का जो तार है, ये अनंत लंबाई का मतलब ये नहीं है कि इसका कोई अंत ही नहीं है। इधर भी हमें पता नहीं इसका अंत कितना है, इधर भी हमें पता नहीं इसका अंत कितना है। तो इसका मतलब ये नहीं है। अनंत लंबाई का मतलब है कि इससे जितनी दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया है, उससे उस दूरी की कंपैरेटिवली, उसकी तुलना में ये बहुत लंबा है, ये मतलब है। तो अब हमें क्या है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस यूनिफॉर्मली चार्ज जो वायर है इसके कारण हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें एक गॉसियन सरफेस हमें लेनी है। गॉसियन सरफेस लेंगे तो गॉसियन सरफेस कैसी होगी, ये क्या है, हमारा एक वायर है। तो अब ये क्या होगा, ये सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक होगा। इसका जो गॉसियन सरफेस जो होगी वो कैसी होगी, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक होगी। एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हम इसके लिए लेंगे। ये तो जरूरी नहीं है कि ये
हम जितनी लेंथ है हमारी इसकी वायर की उतना ही लें, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम। जरूरी है कि पूरा जो वायर है जितने हमने इसकी इनफाइनाइट लेंथ का है ये, तो ये जो है पूरी ही इसके लेंथ, इसका कोई मतलब नहीं है। हमने क्या ले लिया, एक एल हाइट का एक क्या ले लिया, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, इसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो अब क्योंकि बताया था आपको कि जिस पॉइंट पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो उससे होकर हम क्या खींचते हैं, एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। और चूंकि ये एक लीनियर वायर है, एक वायर है ये, तो इसमें जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो क्या होगा, ये एक बेलनाकार पृष्ठ होगा। यानी ये जो वायर है ये इसके सिलेंड्रिकल सिमेट्री में है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री में है। तो अब इसको हम, तो इसके द्वारा हमें जो है P पर क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, तो इसमें ये जो हमारा है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 1, 2 और 3। ये जो हमारा जो गॉसियन सरफेस है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, पहले यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। इस वायर के कारण जो है टोटल फ्लक्स कितना है, और दो तरीकों से हम क्या निकालते हैं, टोटल फ्लक्स निकालते हैं। जो मैंने बताया था, तो 2 तरीके कौन से हैं, एक तो बाय डेफिनेशन, एक तो तरीका होगा बाय डेफिनेशन, और दूसरा होगा बाय गॉस लॉ। ये जो हमारा एक वायर है यूनिफॉर्मली चार्ज, इसके कारण जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक गॉसियन सरफेस हमने खींचा है सिलेंड्रिकली, सिमेट्री में है इसकी सिलेंड्रिकली, तो सिलेंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस हमने खींचा है, अब इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स आउट होता है, तो वो जो है कितना फ्लक्स इससे आउट हो रहा है, तो वो फ्लक्स हमें निकालना है। तो इसमें 2 तरीके से हम फ्लक्स निकालेंगे, एक तो बाय द डेफिनेशन फ्लक्स, टोटल फ्लक्स यानी जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है डेफिनेशन के द्वारा, उसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, फ्लक्स की डेफिनेशन के आधार पर हम इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला जो क्या है वैद्युत फ्लक्स है वो निकालेंगे। फिर गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, गॉस के नियम के अकॉर्डिंग इस गॉसियन सरफेस से कितना टोटल फ्लक्स निकलेगा। तो हम दोनों अलग अलग तरीके से निकालते हैं और फिर उनकी कंपैरिजन कर देते हैं, और उससे फिर हमारा क्या है, टोटल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाता है। तो आइए करते हैं, पहले हम बाय डेफिनेशन लेते हैं, बाय डेफिनेशन। अब बाय डेफिनेशन लेने पर क्या होगा कि मैंने इस गॉसियन, जो मेरा ये गॉसियन सरफेस था, जो गॉसियन सरफेस ली मैंने, ये इसको 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, 1 और ये 2 और ये 3। तो अब यहां देखिए आप कि ये, अब इसके कारण जो होगा, अगर मैं इसमें देखूं, इसके कारण जो यहां पर ये जो एक एलिमेंट्री एरिया है, इसका एक एलिमेंट्री एरिया, इसका एक मैं खींचूं क्या, एक क्षेत्रफल वेक्टर, अगर इसका जो एरिया है वो DA है, तो ये कितना हो जाएगा, DA एरिया वेक्टर। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होगी वो ऐसी होगी, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, E होगी ना। अब आप जानते हैं कि फाई क्या होता है, जो फाई जो यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस से जो फाई आउट होगा, टोटल फ्लक्स जो आउट होगा वो क्या होगा, इसके कारण phi1 और इसके कारण phi2
और इसके कारण फाई 3। फर्स्ट पार्ट के कारण पाई 1, सेकेंड पार्ट के कारण पाई 2 और थर्ड पार्ट के कारण फाई 3। तो अब मैं फाई 1 अगर कैलकुलेट करता हूं तो फाई 1 कैलकुलेट क्या होगा, यहां पर जो फाई होगा फाई 1 की वैल्यू क्या होगी, देखिए ई डॉट डी ए, और जिसकी वैल्यू क्या होती है ई डी ए कॉस थीटा। ये तो फॉर्मूला होता है हमारा, टोटल फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है इस। अब यहां पर क्या है, ये जो एंगल है यानी जो ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस का जो है जो एरिया वेक्टर है डी ए और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी जो डायरेक्शन, दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री बनता है। जब 90 डिग्री बनेगा तो ये क्या हो जाएगा cos 90, और cos 90 कितना होता है 0। जब 0 होगा तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी फाई 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 0। यानी ये जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस का जो ये पार्ट है, इस पार्ट से कोई फ्लश आउट नहीं होता है। सिमिलरली फाई 3 के लिए निकाल लेते हैं, मैं फाई 3 निकाल लेता हूं पहले फाई 3। और फाई 3 में भी क्या है, ई तो ऐसे ही है, ई की डायरेक्शन तो यही है और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ये हो जाएगा, एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। अब एरिया वेक्टर हो जाएगा तो यहां पर भी क्या है, इनके बीच के 90 डिग्री, इनके बीच एंगल कितना है 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री है तो फाई 3 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सॉरी फाई 3 भी क्या हो जाएगा 0। यानी जो 3 पार्ट्स है, तीसरा पार्ट है, इस पार्ट से भी कोई फ्लश आउट नहीं होता है। तो अब यहां पर है, अब हमारे पास बचा पार्ट नंबर 2। अब पार्ट 2 के लिए हम देख लेते हैं फाई 2। अब यहां पर मैंने एक क्या ले लिया, एक सरफेस, एक एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट्री एरिया ले लिया, माना ये कितना है डी ए है। तो यहां पर डी ए की डायरेक्शन क्या होगी, यहां पर देखिए तो इसका जो ये तो ई है, ये तो ई है, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस एलिमेंट्री, ये जो एलिमेंट्री है इसको क्या मैंने एलिमेंट्री सरफेस एरिया ले लिया ये, तो इसका जो एरिया वेक्टर वो भी क्या होगा इसी डायरेक्शन में होगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इसके कारण जो क्या होगा डी ए, ये हो जाएगा डी ए डॉट ई, डी ए डॉट ई, इसको मैं डी फाई 2 कहता हूं क्योंकि मैंने एक एलिमेंट्री एरिया लिया है, मैंने क्या लिया एक एलिमेंट्री, तो ये भी डी फाई 2 होगा। अब इसको क्या करूं मैं, अब इसके लिए ये क्या हो जाएगा डी ए ई कॉस थीटा। अब यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, यहां पर थीटा की वैल्यू है 0, यहां पर ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। जब 0 हो गई तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये क्या आ जाएगा डी ए ई, डी ए ई। तो इस एलिमेंट्री, जो ये छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, एलिमेंट्री सरफेस ली, इससे कितना फ्लश आउट होता है डी ए ई। अब मुझे तो चाहिए इस पूरी सरफेस के कारण, ये जो पूरी सरफेस है और ये कैसी है, ये इसका वक्र पृष्ठ है, कर्वेचर सरफेस है इसकी, ये इसका कर्वेचर पार्ट है, और इसका जो ये सिलेंडर होता है, जो बेलन होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है इसका, इसके जो सॉरी उससे पहले मैं क्या करता हूं कि मुझे तो इसके पूरे के लिए चाहिए, तो उसके लिए मैं इसका क्या करूंगा इंटीग्रल कर दूंगा। तो ये इसका तो आएगा इंटीग्रल फाई 2 और ई कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा डी ए। अब ये क्या है डी ए, ये क्या है, ये है इसका, क्योंकि जब मैंने इस छोटे से एलिमेंट का क्या कर दिया इंटीग्रल कर दिया, तो इसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है,
अनलिमिटेड, और उन सब का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है, और उसको हम ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका समाकलन कर देते हैं। जैसे मैं इसका इंटीग्रल करूंगा, समाकलन करूंगा, तो जितने भी इसमें जितने भी एलिमेंट से बना है उन सभी एलिमेंट्स का क्या निकल जाएगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो इसलिए इस पूरे पार्ट का जब मैं जैसे मैं इसका इंटीग्रल कर देता हूं तो इस पूरे कर्वेचर पार्ट का क्या निकल जाता है, सरफेस एरिया। यानी ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ये इसके जो कर्वेचर पार्ट है, और कर्वेचर जो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एल, ये होता है। जो बेलन है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एल। तो ये वैल्यू मैं यहां पर रखूंगा, तो यहां पर रखने से क्या होगा, 5 की वैल्यू मेरे पास निकल जाएगी ई 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। अब मुझे तो क्या चाहिए था, मुझे चाहिए फाइव, तो फाइव कितना हो गया, मैंने बताया था आपको फाइव कितना हो गया, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3। 5 1 की वैल्यू 0 आई थी, 5 2 की वैल्यू ये आई, 5 3 की वैल्यू भी 0 आई थी। तो यानी टोटल फ्लक्स यानी 5E, अगर 5E कहते हैं इसको, तो 5E इक्वल टू कितना आएगा, E 2 पाई आर एल, इक्वेशन नंबर 4। यानी बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग ये जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है, इसके द्वारा इससे तो निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है, इससे जो टोटल एसोसिएटेड फ्लक्स है वो कितना आ गया, ये आ गया। अब हम गॉस लॉ से देख लेते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है, कि गॉस लॉ कहता है कि 5E होना चाहिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ ये कहता है कि 5E की जो वैल्यू है कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। अब क्यों क्या है, क्यों क्या है, क्यों है, क्यों हमें गिवन है लीनियर सरफेस एरिया, आवेश का पृष्ठ, रेखीय आवेश पृष्ठ घनत्व, क्यों, यानी लैम्डा यहां पर हमें गिवन है। इस केस में हमें गिवन होता है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम निकाल रहे हैं, तो क्योंकि ये एक समान रूप से आवेशित है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये एक समान रूप से आवेशित है, तो इसका क्या होगा, रेखीय आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा, रेखीय आवेश, लीनियर सरफेस डेंसिटी, तो जिसको हम कहते हैं लैम्डा, ये गिवन होती है यहां पर, और इसकी वैल्यू होती है Q अपॉन ए, सॉरी Q अपॉन एल, Q अपॉन एल, यानी ये बात इतना पार्ट। तो यहां पर क्या है, एल, Q की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर Q इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा एल। इस तरह से हम यहां पर क्या रख देंगे, लैम्डा एल रख देंगे, 5E इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। यानी डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन फ्लक्स, इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स आउट होना चाहिए, इतना फ्लक्स आउट होना चाहिए, और बाय द गॉस लॉ के आधार पर इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट होना चाहिए, इतना इलेक्ट्रिक जो है टोटल फ्लक्स पास होना चाहिए। तो अब क्या है, जो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड टोटल फ्लक्स कितना है, इतना है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे। जब मैं इन दोनों की कंपैरिजन करूंगा, यानी इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, E 2 पाई आर एल इज इक्वल टू कितना, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब यहां से हमें E की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे लैम्डा एल 1 अपॉन 2 पाई आर एल और लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये हो, तो ये होगा यहां पर न्यूटन पर कूलम्ब। यानी इसके कारण जो है, जो ये हमारा अनंत लंबाई का जो तार है, तो इस तार के कारण इसके नियरेस्ट किसी भी पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा। अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे कि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। जब मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो क्या बन जाएगा 4 पाई। क्या बनेगा ये 4 पाई बनेगा, और इस एप्सिलॉन नॉट को मैंने इसके साथ रख दिया। ठीक है, ऊपर में मैंने 2 से किया तो ये कितना हो गया 2 लैम्डा एल, और यहां क्या बचा होगा आर एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा हमारा, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर न्यूटन प्रति कूलम्ब। तो यानी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके पास किसी पॉइंट पर वो ये होगा। इस तरह से हम जो है इसको काउंट कर लेते हैं। अब मैं एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, इसको ऐसे भी रहने दे सकता था। एक्चुअली क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये हमें गिवन होती है, ये सर्टिफाइड वैल्यू है, गिवन है। तो इसको इस फॉर्म का बनाने के लिए हमने यहाँ कर दिया, क्योंकि अगर हमें लैम्डा मालूम है, आर मालूम है, तो हम क्या कर देंगे ई का ये फॉर्मूला लगा करके किसी भी अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के पास हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लेके आए। तो ये था हमारा, इस तरह से हम इसको गिवन करते हैं। इसमें बस ध्यान रखने वाली 2 बातें हैं। इसमें हम 2 तरीके से फ्लक्स निकालते हैं, मतलब इसके जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है इनमें जितने भी तरह की आएगी। अभी हमने एक रेखीय आवेशित तार के लिए किया, अभी आगे आपके पास सीट आएगी, फिर गोलीय सरफेस आएगी। तो इनमें हमें क्या करना है, सिर्फ बस 2 तरीके से हमें फ्लक्स निकालना है। एक तो हमने डेफिनेशन के द्वारा, एक तो हम क्या निकालते हैं, ये जो फ्लक्स है फाई ई, ये 2 तरीके से निकालना होता है। एक तो बाय द डेफिनेशन और दूसरा बाय द लॉ, ये गॉस लॉ। पहले हम डेफिनेशन के द्वारा निकालेंगे, फिर हम गॉस लॉ के द्वारा निकालेंगे। दोनों को कंपैरिजन करते हुए इक्वेट कर देंगे, तो वहां से हमें क्या निकल जाएगा, ई की वैल्यू निकल जाएगी। थैंक यू।